हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे ही होगे। वेलकम टू ईथर अ न्यू स्टडी सर्किल। आज बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं लेक्चर 7। इससे पहले 6 लेक्चर पढ़ चुके हैं हम लोग मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर 6 के। वो आप लोग देख लेना जाकर बच्चों। लास्ट वाला जो लेक्चर था, जो लास्ट वाला वीडियो था, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों? ग्राफ्स के बारे में। बहुत सारे ग्राफ्स के बारे में जाना था हम लोगों ने कि अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा हो तो पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसे बनते हैं। आपका बात ये होगी कि वो तो हम लोग समझ गए, लेकिन अब अगर हमें रियल लाइफ सिचुएशन या प्रॉब्लम दी जाए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने हो, तो हमें मैथ्स कौन से, अभी तक इस चैप्टर में आप देख रहोगे कोई ऐसा कुछ खास फॉर्मूला नहीं आया है या ऐसी कोई खास इक्वेशन नहीं है। आज बच्चों जो हमारा टॉपिक है वो यही है। हम क्या करेंगे, अभी जितने ग्राफ समझे उन ग्राफ्स से मैथमेटिक्स निकालने की कोशिश करेंगे। हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। जो आपकी मोशन फिजिक्स है या इसको मैकेनिक्स बोलते हैं, वो मैं अभी जाके बताऊंगा क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, जब हम लोग लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। ये नहीं आता होगा बच्चों, अगर इक्वेशंस नहीं याद होंगी आपको या समझ में नहीं आएगी तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, दिक्कतें आएंगी। करने को आप कुछ भी कर लोगे, लेकिन अगर नहीं आती होंगी तब आपको इशू होगा। इस चैप्टर में बच्चों यही हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो बच्चों जानो कि एक जो बेसिक एजम्पशन हमको मानना है, हमें एक चीज़ मान लेनी है इस चैप्टर में कि हम जो भी केस पढ़ रहे हैं मोशन का, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन केस है। मतलब कि एक्सेलरेशन जो भी होगा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो वैल्यू उसकी कांस्टेंट है। बात समझ गए? कांस्टेंट एक्सेलरेशन केस, ये हमको हमेशा ध्यान में रखना है। तो हम जो इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करेंगे वो दो मेथड से डिराइव करेंगे, ग्राफिकल मेथड और कैलकुलस मेथड। मतलब पहले हम ग्राफ्स के थ्रू समझेंगे, जैसे लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारे ग्राफ्स पढ़े थे, तो ग्राफ्स के थ्रू निकालेंगे, और दूसरा कैलकुलस की हेल्प से भी निकालेंगे। एक चीज़ ध्यान रखना, एक जो बेसिक एजम्पशन इस चैप्टर में हर जगह है वो यही है कि आप स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हो। बात समझ रहे हो? या तो आप इधर जाओगे या इधर जाओगे। ये नेगेटिव था साइड, ये पॉजिटिव साइड था। ये तो आपको ध्यान ही होगा, इतने सारे लेक्चर्स हम लोगों ने यही एजम्पशन मान के चले कि हम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। सबसे पहले तो बच्चों हेडिंग को समझो। ये नाम कहीं कहीं पर ये ऐसे लिखा है, काइनेमैटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एक तो ये तो बड़ा लंबा चौड़ा नाम हो गया, क्यों? क्योंकि इसमें सब कुछ डिटेल दे रखी है कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए, या इसको शॉर्ट फॉर्म में बच्चों हर जगह यही बोला जाता है, हर बुक में और हर जगह, इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन। और बच्चों ये इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप स्ट्रेट लाइन मोशन में ही लगाओ। ये बस केस एक ही होना चाहिए कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन होना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम जिस चैप्टर में पढ़ रहे हैं वो है हमारा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, वन डायमेंशनल मोशन, तो यहाँ पर हम उन्हें अप्लाई करके देखेंगे। सबसे पहले तो ये होती क्या है, निकाली कैसे जाती है, वही समझते हैं। तो सबसे पहला मेथड बच्चों कौन सा पढ़ेंगे? ग्राफिकल मेथड। इस मेथड को समझने से पहले हम कुछ बातें एज्यूम कर लेते हैं। एक तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, स्ट्रेट लाइन है, और कुछ क्वांटिटीज़ को मान लेते हैं। क्या? कि लेट एक्स नॉट इनिशियल पोजीशन है एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो। आप कहोगे सर टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, बच्चों ऐसा कुछ नहीं कि टाइम जीरो है मतलब टाइम रुक गया। इसका मतलब है कि जिस पॉइंट से आप मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करे हो, उसी वक्त आपने अपनी स्टॉप वॉच ऑन करी है या क्लॉक आपकी चल रही है, उस समय से उस टाइम को हमने जीरो माना है। ठीक है, अब एक्स क्या है? एक्स है फाइनल पोजीशन एट टाइम टी। मतलब आप मान लो यहां खड़े थे, ठीक है, आप आगे बढ़ना स्टार्ट करें, आप एक्स नॉट पोजीशन पे थे एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, और आप फाइनली पहुंच गए यहाँ पर पोजीशन बी पे। मान लो ए पर थे और बी पर पहुंच गए स्ट्रेट लाइन में। फाइनल पोजीशन एक्स है आपकी और टाइम है टी। ये स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, इसलिए एक्स नॉट इनिशियल पोजीशन और एक्स फाइनल पोजीशन। ठीक है, टाइम टी इज इक्वल टू टाइम है, यू क्या है आपकी? स्मॉल यू। यू है आपकी इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो। मतलब जिस वक्त आपने ऑब्जर्व करना स्टार्ट करा था, उस वक्त इस पोजीशन पे जो आपका स्पीड थी वो कितनी थी? यू। वेलोसिटी कितनी थी? यू। और फाइनल वेलोसिटी यानी टाइम टी के बाद इस पॉइंट पर, पॉइंट बी पे वेलोसिटी है वी। ठीक है, स्मॉल वी। और ए है आपका एक्सेलरेशन जो कि है कांस्टेंट। ये हमेशा ध्यान रखना है, जो कि है कांस्टेंट। ए है आपका एक्सेलरेशन। ठीक, ये बच्चों इसको लिख लो एक बार।
देखो लिख क्या लो, फिर वही बोलूँगा, इसको जल्दी से लिख लो, शॉर्ट नोट्स टाइप का। मैं नोट्स तो दूंगा ही, चैप्टर के एंड में PDF डाल दूंगा, देख लेना। देख लिया इसको। अब बच्चों ग्राफिकल मेथड है तो जाहिर सी बात है हम ग्राफ्स की बात कर रहे हैं। अब पहले प्लॉट समझ लेते हैं बच्चों। ये सारे प्लॉट हम लोग पिछले लेक्चर्स में समझ चुके हैं। एक बार बस ये वाला देख लो, इसमें हो सकता है आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो। पोजीशन टाइम प्लॉट, अगर कोई एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो पोजीशन टाइम प्लॉट बच्चों ऐसे शेप का होता है। ये हम लोग देख भी चुके हैं, याद करो हम लोग ऐसा करो पढ़े थे, कितनी कहानी मैंने बताई थी। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन, जैसा भी हो, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ये होता था, निगेटिव एक्सेलरेशन का ये होता था, लेकिन ओवरऑल उसका शेप ऐसे कुछ करो पैराबोला टाइप का होगा। आप कहोगे सर पैराबोला तो हमको नहीं पता क्या होता। याद करो बच्चों, हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज में जब हम लोगों ने कोऑर्डिनेट सिस्टम्स पढ़े थे, कार्टेशियन ज्योमेट्री पढ़ी थी, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पैराबोला। पैराबोलिक शेप होता है, वो मैं अभी बता भी दूंगा। ये शेप लगभग ऐसा ही होगा, ठीक है, पैराबोला शेप का। आप कहोगे सर ये क्यों होगा, वो अभी पता चल जाएगा आपको। अब देखो टाइम t इज इक्वल टू 0 पर पोजीशन कितनी है, x0 है, और टाइम t इज इक्वल टू मैं मान लेता हूँ टाइम t ही है, ठीक है, टाइम एक्सेस पर। वहाँ फाइनल पोजीशन कितनी आ रही है, ये देखो बच्चों, फाइनल पोजीशन इसकी कितनी है, ये है x, ठीक है। और ये xt बच्चों लिखा होने का मतलब क्या है कि ये जो आपकी पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो xt का मतलब होता है x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये हम लोग जानते हैं, हम लोग मैथ्स में भी पढ़ चुके हैं कि जब भी कुछ ऐसे लिखा हो, जैसे लिखा हो fx, तो ये होता है फंक्शन ऑफ x। उसी तरह अगर मैं f को x लिख दूं और ये ब्रैकेट में t लिख दूं, उसका मतलब है x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, पोजीशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये तो जानते ही होगे, बहुत आसान सी चीज़ है। अब इसी के करस्पॉन्डिंग हम वेलोसिटी टाइम कर्व देखते हैं। क्या है बच्चों कि हमें एक बात पता है कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो वेलोसिटी टाइम कर्व एक स्ट्रेट लाइन होती है। इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा करी थी लास्ट वीडियो में हमने। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है, टाइम जब 0 है तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u, वो पॉइंट मान लेते हैं हम a, स्मॉल u है कि नहीं। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी भी बढ़ रही है, और पॉइंट b पर जो फाइनल वेलोसिटी है वो है हमारी v, है कि नहीं। और ये टाइम कितना लगा टोटल, t, 0 से t। अब देखो बच्चों, ये वैल्यू जो है OA जो वैल्यू है वो है u, और ये जो BD वैल्यू है यानी ओरिजिन से, ये पॉइंट O से ये फाइनल वैल्यू, ये कितनी है आपकी BD, ये होगी v। ऑब्वियस ही बात है वेलोसिटी। कुछ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो क्या करते हैं, ये वेलोसिटी यहाँ से कंप्यूट करने लगे। अरे भाई नहीं, ये एक्सिस है, तुम ओरिजिन से ही लोगे सारी वैल्यूज। बात समझ में आ गई। BD कितनी है v, तो देखो ये BD है पूरी v, और ये है u, ये वैल्यू कितनी है u, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी BC वैल्यू हो जाएगी आपकी v माइनस u। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अब देखो ये आपको मैंने अभी इसलिए बताया क्योंकि इसका यूज करना है, ठीक। अब तीसरे प्लॉट पे आ जाते हैं, ये है एक्सेलरेशन टाइम कर्व, टाइम के साथ एक्सेलरेशन कैसे चेंज हो रहा है। अब हम जानते हैं कि हमने अजम्पशन ले लिया है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब टाइम 0 से आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन वहीं का वहीं बना हुआ। देखो इस पॉइंट पे भी एक्सेलरेशन इतना है इतना है, वर्टिकल वैल्यू देखो सबकी सेम आ रही है, और इसका स्लोप 0 है। जाहिर सी बात है क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल होगी। कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी का कर्व ऐसा ही होता है कि एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो कांस्टेंट वैल्यू है। तो देखो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। बात समझ, ये तीनों कर्व आपके दिमाग में होने चाहिए फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये एक बार देख लिया हो तो अब मैं आगे बढ़ूं, इसको देख लो, इसको लिख लो एक बार, ठीक है। हाँ, तो क्या बताना चाह रहा हूं मैं, अब बच्चों हम लोग इक्वेशन से डिराइव करते हैं, थोड़ी मैथमेटिक्स अप्लाई करते हैं। मैथमेटिक्स क्या अप्लाई करते हैं बच्चों, ये थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। सबसे पहले बच्चों हम लोग पहली इक्वेशन ऑफ मोशंस में हम 3 इक्वेशन मेन पढ़ेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और इसे इसी ऑर्डर में याद रखना है आपको। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन, कहोगे सर क्या मतलब है, अभी सब समझोगे। देखो बच्चों, हमें पता है कि फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ऑब्वियस सी बात है
कि जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन के ही बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा बच्चों? बिल्कुल होगा। ये बात हम लोग डिस्कस भी कर चुके थे कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम एक्सेलरेशन कितना है हम कैलकुलेट करते हैं। जब एक्सेलरेशन हर इंस्टेंट पे कांस्टेंट है तो वो चेंज ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो एवरेज वैल्यू है और जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, यानी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पर्टिकुलर टाइम पे, वो दोनों सेम होंगी क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और हमें पता है कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, वो होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। अब जरा ध्यान से समझते हैं, डेल्टा वी कितना है बच्चों? डेल्टा वी है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। होगा कि नहीं होगा बच्चों बताओ? बिल्कुल होगा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी है स्मॉल v और इनिशियल वेलोसिटी है स्मॉल u। और डेल्टा टी कितना होगा बच्चों? टाइम इंटरवल, टाइम है t और स्टार्ट हमने 0 से करा था तो टाइम इंटरवल आ गया t। ये वैल्यूज़ बच्चों हम इसमें पुट कर देंगे तो एक्सेलरेशन ही लिख लेते हैं। ये हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। ये t से मल्टीप्लाई कर दो तो v माइनस यू हो गया a t, और ये u को उधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा? u प्लस ए टी। ये बच्चों कहलाती है आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जहाँ पर हम क्या क्या रिलेट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम से। बात समझे कि नहीं? अब एक चीज़ और आपको बताता हूँ कि अगर आपको कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे दिया जाए कि भैया एक्सेलरेशन वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, आपको इनिशियल वेलोसिटी पता हो और टाइम पता हो तो फाइनल वेलोसिटी निकाल लोगे? बिल्कुल निकाल लोगे। इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। अब इससे एक चीज़ और पता चल रही है कि फॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट, v is a straight line on vt कर्व। ये बच्चों इस इक्वेशन से भी दिख रहा है कि जब भैया एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हमको ये इक्वेशन मिल रही है। इस इक्वेशन में जरा देखो, जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो टाइम की कितनी पावर पे डिपेंड करती है? टाइम की 1 पावर पे। और हम जानते हैं ये इक्वेशन कहीं ना कहीं सिमिलर टू y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से सिमिलर है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी वेलोसिटी टाइम कर्व बनाओ, ग्राफ बनाओ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, तो वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन है कि नहीं? ये देखो यहाँ इक्वेशन से भी पता चल गया बच्चों। इसको बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको कायदे से लिख लो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे नहीं आपसे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा हर किताब में इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये आपको याद रखनी है। इसको देख लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने डिराइव कर ली। बहुत आसान था ये तो डिराइव करना, इसमें कुछ ज़्यादा कहानी नहीं है। इसके बाद बच्चों कहानी है दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन में, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में। कहोगे सर एक डिराइव कर ली बस काम खत्म। देखो बात तो सही है कि उसी से सब कुछ आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में 2-3 इक्वेशन पता हो तो हमें हर जगह जहाँ न्यूमेरिकल लगाना है वहाँ डिराइव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब बच्चों देखो, पहली वाली इक्वेशन में रिलेशन जो था वो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में था। वहाँ पर कहीं पोजीशन नहीं आ रही थी, एक्स की वैल्यू नहीं आ रही थी। अब हमें ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें एक्स की वैल्यू आए। तो देखो बच्चों ये बहुत सिंपल है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी एक बात समझने वाली है। क्या समझने वाली है? कि जब हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया, कौन सा ग्राफ बनाया बच्चों? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हमने देखा कि फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u है, और वो टाइम के साथ चेंज हो रही है। ये है हमारा टाइम है, ये इनिशियल वेलोसिटी थी और ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी। ऐसे ऐसे ये कर्व बना हुआ था, ये वैल्यू कुछ थी, ये था पॉइंट A, ये पॉइंट था पॉइंट B। ये था कि नहीं था? अब बच्चों इस कर्व से एक चीज़ समझते हैं। ये बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे कह दूं, क्या कह दूं कि ये जो एरिया है, एरिया OABD, ये एरिया OABD, अगर इसको पूरा एरिया हम कैलकुलेट करें, ये वाला एरिया जो मैं शेड कर रहा हूँ ऐसे ऐसे, ये पूरा एरिया अगर मैं कैलकुलेट करूँ
तो ये वैल्यू क्या देगा? कहोगे सर एरिया क्यों कैलकुलेट करना है? अभी मैं समझाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है बच्चों। हमें पोजीशन को रिलेट करना है ना, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि एरिया क्यों कैलकुलेट करेंगे। देखो बच्चों, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, और टाइम की यूनिट क्या होती है? टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। अब ज़रा ये बताओ, अगर मैं इसका एरिया कैलकुलेट करूँगा तो एरिया का तो मतलब यही होता है ना, दो डायमेंशंस का मल्टीप्लिकेशन। दो डायमेंशन का मल्टीप्लिकेशन यानी कि ये टाइम वाली एक्सिस जो है, इसमें जो वैल्यू आ रही है वो मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी वाली वैल्यू। तो अगर मैं यूनिट वाइज देखूं, यूनिट वाइज, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड, ये हो गई वेलोसिटी, इनटू टाइम, इनटू टाइम। और टाइम कितना है? टाइम की यूनिट क्या है? सेकेंड। तो ये कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा? मीटर। तो कहीं ना कहीं एक चीज पता चली कि इसका जो एरिया होगा OABD, या एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है, नीचे का मतलब यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है? AB, ये वाली लाइन एक ग्राफ है, इसके नीचे का जितना एरिया होगा, इसकी शेडो इस पे डालो टाइम एक्सिस पे, ये जो येलो कलर से दिख रहा है, ये पूरा एरिया इस टाइम t में हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्प्लेसमेंट? क्योंकि देखो यूनिट मीटर आ रही है, तो कहीं ना कहीं दो एक्सिस को मल्टीप्लाई करने पे हमें मीटर मिल रहा है। वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। बात समझे? यही मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या? अब मैं यहाँ पर एक लाइन लिखने जा रहा हूँ जो आपको ध्यान में रखनी है। एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम graph gives the value of displacement gives the value of displacement। अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम के लिए निकाला जा रहा है? 0 से t के लिए निकाला जा रहा है। तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, अभी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, इस वाले कर्व में देखो डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल पोजीशन x0, फाइनल पोजीशन x। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? ये x माइनस x0 हो जाएगा कि नहीं? डेल्टा x। तो यानी कि अगर मैं एरिया ये वाला निकालूं, AB के नीचे का एरिया, तो इसकी वैल्यू x माइनस x0 के बराबर होनी चाहिए। ये हमारी थ्योरी कहती है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? उसी को अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t इज इक्वल टू एरिया OABD, एरिया OABD। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना है? डेल्टा x, उसकी वैल्यू क्या है? x माइनस x0, है कि नहीं है? अब बच्चों यहाँ पर थोड़ी आपको ज्योमेट्री याद हो तो, अब देखो ये एरिया दो चीज़ों से मिलके बना हुआ। एक तो ये रेक्टेंगल है, एरिया ACDO या OACD, और ए के ट्राइंगल है एरिया ABC। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो एरिया पता चल जाएगा। एक तो तरीका ये है बच्चों, मैं पहले उससे करके दिखाता हूँ आपको। क्या हो जाएगा? एरिया OABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल? OACD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। जाहिर सी बात है, ये यहाँ पर दिख भी रहा है आपको। ठीक है, ये एक काम करता हूँ, ये ऐसे लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, ये उधर लिखा हुआ, ये अलग पोर्शन है, इससे मत मैच कर देना। तो अब यहाँ पर ध्यान से समझते हैं, ये हमारी वैल्यू है u, ये पूरी वैल्यू यहाँ से ओरिजिन से v है, ये हम लोगों ने कंप्यूट करी थी, कितनी थी? v माइनस u हो जाएगी कि नहीं भाई? और ये वैल्यू कितनी है? ये जो टाइम एक्सिस पे ये टोटल टाइम है t। तो अब हमें सब पता है, अब हम निकाल सकते हैं बहुत आराम से। कैसे बच्चों? एरिया OACD, ये रेक्टेंगल का एरिया, ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा OA इंटू OD, हो जाएगा कि नहीं? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, OA इंटू OD। OA है आपका वेलोसिटी u,
और ओडी है टाइम टी, तो ये हो जाएगा यू टी, हो जाएगा कि नहीं, देखो बच्चों u इंटू टी। उसी तरह ये वाला बच्चों ट्राइंगल कौन सा है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस है AC और हाइट है BC, तो ये यहाँ पर लिख देना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ABC इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है AC और हाइट है BC, AC इंटू BC। AC की वैल्यू क्या है बच्चों, टाइम एक्सिस पे देखो AC कितना है, AC इतना ही है OD के बराबर, जो कि हो गया टाइम, और BC कितना है V माइनस यू, तो ये हो जाएगा टाइम इंटू V माइनस यू। ये वैल्यू बच्चों यहाँ पर रख दो, तो ये हो जाएगा V माइनस यू इंटू टी अपॉन 2। अब टोटल एरिया क्या होगा, टोटल एरिया OABD, ये कितना हो जाएगा बच्चों, UT प्लस V माइनस यू टी बाई 2, हो जाएगा कि नहीं, देखो बच्चों UT प्लस ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, इसको बच्चों सॉल्व कर लो, तो ये सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा बच्चों, UT प्लस ये T अंदर मल्टीप्लाई कर दो VT, और 2 को अलग कर लो, VT बाई 2 माइनस UT बाई 2, हो जाएगा कि नहीं, देखो V इंटू टी अपॉन 2, U इंटू टी अपॉन 2, एलसीएम लेने पे 2 और टाइम कॉमन ले लो, तो यही तो आ जाएगा, ये UT माइनस UT बाई 2, तो ये हो जाएगा VT बाई 2, पहले इसको लिख लो, प्लस का UT बाई 2, यहाँ पर टाइम कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा V माइनस यू अपॉन 2, V प्लस यू अपॉन 2 इंटू टाइम, ये आ गया बच्चों एरिया OABD, ये आ गया कि नहीं, इसको लिख लो बच्चों, फिर वहाँ पर जाते हैं फिर से। अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, अगर आपको ज्योमेट्री वाला आपने लेक्चर देखा होता ना बच्चों, तो यहाँ पर आपको ये सब इतनी गणित ना लगानी पड़ती, एक लाइन में आंसर आप लिख सकते थे। ये लिख लो बच्चों एक बार, फिर देखते हैं। अब देखो बच्चों, डेल्टा x हम लोगों ने निकाला x माइनस एक्स नॉट, जिसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t इज इक्वल टू एरिया OABD, ये डिस्प्लेसमेंट है, इसकी वैल्यू एरिया के बराबर होनी चाहिए, तो हम बस यहाँ पर वही कर देंगे। डेल्टा x कितना है बच्चों, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू कितनी आई वैल्यू एरिया की, v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टाइम। अब बच्चों एक चीज़ होती है, जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल दिया जाएगा, प्रॉब्लम दी जाएगी कि मान लो कोई बॉडी है, वो स्टार्ट होती है इतनी वेलोसिटी से और टाइम t में कुछ एक्सेलरेशन करती है, तो आपको एक ही वेलोसिटी हो सकता है दी जाए, कोई ज़रूरी नहीं कि फाइनल वेलोसिटी भी दे दें टाइम t में, और वो देना भी नहीं चाहिए। जब एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, तो फाइनल वेलोसिटी तो v इज इक्वल टू यू प्लस AT से निकाल ही लेंगे, वही यहाँ पर करना है। सिंस v इज इक्वल टू यू प्लस AT, ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू v की जगह रखेंगे u प्लस AT, तो u प्लस AT प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी। अब बच्चों देखो, ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो, या अभी रहने दो, पहले u प्लस यू क्या हो जाएगा, 2u प्लस, ये u कम म्यू ज़्यादा लग रहा है, 2u प्लस AT अपॉन 2, ठीक है। अब टाइम को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 को अलग अलग कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 2 को अलग अलग करना हो करो, वरना ऐसे ही रख सकते हैं। 2u प्लस AT हो गया, तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, इसको अलग अलग करो, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा u प्लस AT बाई 2 इंटू बाहर में क्या दे रखा है, टाइम। अब यहाँ पर देखो क्या लिख रहा हूँ मैं, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू, क्या करो, टाइम को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। बच्चों ये जो इक्वेशन है, यही बोली जाती है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसको भी बच्चों आपको याद रखना है, अपने दिमाग में रखना है। ये देख लो एक बार, मैं शुरुआत से एक बार फिर से आपको रिकैप करवा देता हूँ।
सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन करने के लिए हमने क्या करा, वीटी कर्व का एरिया निकाला। वीटी ग्राफ एक लाइन थी, उसके नीचे का एरिया निकाला। उसके नीचे का एरिया दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एक रेक्टेंगल ओ ए सी डी और एक ट्रायंगल ओ बी सी। इसमें ओ ए की वैल्यू यू है इनिशियल वेलोसिटी, और ये पूरी वैल्यू जो बी डी की वैल्यू है वो वी है, तो बी सी की वैल्यू वी माइनस यू हो जाएगी। हमें पता है कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम कर्व हमें देता है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी इज इक्वल टू एरिया ओ ए बी डी। डिस्प्लेसमेंट हमने निकाला डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट, जो कि टाइम टी में होगा। एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया। एरिया कैसे कैलकुलेट करिए, पहले हमने रेक्टेंगल का एरिया निकाला u इंटू टी, फिर हमने ट्राइंगल का एरिया निकाला हाफ बेस इंटू हाइट से v माइनस यू अपॉन 2 इंटू टी। इन दोनों को जोड़ के सॉल्व करा तो एरिया ओ ए बी डी आया v प्लस यू बाई 2 इंटू टी। इसकी वैल्यू बच्चों हमने उस इक्वेशन में रख दी जिसमें हमें पता था कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया, तो एरिया हो गया v प्लस यू बाई 2 इंटू टी, जहां पर हमें पता है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। वैल्यू हमने ये वाली v की इसमें रख दी, u प्लस ए टी प्लस यू बाई 2, इसको सॉल्व कर लिया। फाइनल इक्वेशन मिल गई x माइनस एक्स नॉट, जो कि डिस्प्लेसमेंट है, जो कि क्या है डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये बच्चों बहुत कॉमन इक्वेशन ऑफ मोशन है, आपने हो सकता है 10th में भी पढ़ी हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप कहोगे सर आप एक चीज़ बता रहे थे कि अगर हमको कोऑर्डिनेट अच्छे से आती होती, ज्योमेट्री अच्छे से आती होती, तो आपको ये पूरा तामझाम ना करना पड़ता। बच्चों पता है क्यों ना करना पड़ता? इसलिए ना करना पड़ता, मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपका एरिया बन रहा है, जरा ध्यान से समझना, ये है क्या, ये ओ ए बी डी, देखो बच्चों यही तो है। ये आपका टाइम था, टाइम था क्या, टाइम है। ये वाली वेलोसिटी आपकी u है और ये वाली वेलोसिटी क्या है, v है। आपको करना क्या था, आपको ये एरिया पता करना था। अगर आपको ज्योमेट्री सही से आती होती, या मैंने जो पढ़ा है वो आपने पढ़ा है अगर, तो आपको पता होगा कि ये जो शेप बना है ओ ए बी डी, ये एक ट्रेपेजियम है, ये एक ट्रेपेजियम है कि नहीं है, ये एक ट्रेपेजियम है। और हमें पता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम ये होता है बच्चों सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2 इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। आप कहोगे सर यहाँ पर ये क्या कह रहे हो, सम ऑफ पैरेलल साइड। देखो आप कहोगे सर ट्रेपेजियम तो ऐसा होता है, बच्चों वो एक तरीके का ट्रेपेजियम है। अब ये इसका आधा हिस्सा ही तो है, इसको काट दो ऐसे, इसको ऐसे काटो, तो देखो इसको ऐसे काट के ऐसे सीधा करो, तो देखो ये बन गया कि नहीं बन गया, ट्रेपेजियम है कि नहीं। इसमें बच्चों पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, ओ ए और बी डी, सिंस ओ ए एंड बी डी आर पैरेलल, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी डी, ये क्या हो जाएगा बच्चों, बहुत सिंपल है, एरिया हो जाएगा सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ओ ए प्लस बी डी, यही तो पैरेलल है, देखो यही तो पैरेलल है, u प्लस वी बाई 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ओडी, ओडी कितना हो जाएगा, टाइम टी। ये देखो यही तो एरिया हम लोगों ने इससे पहले निकाला था, ये देखो v प्लस यू बाई 2 इंटू टी, तो यहाँ पर भी हमने निकाल लिया। मतलब मैं पता है बच्चों पहले वाला मेथड मैंने क्यों बताया, ताकि अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं भी याद आएंगी ना तब भी आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स ये हो जाएगी आपकी OD, ये मैंने यहाँ लिख भी दिया, और सम ऑफ पैरेलल साइड्स OA एंड BD आर पैरेलल, इससे भी सॉल्व कर सकते हो। मेन है आपको आंसर निकालना आना चाहिए, वो आपको पता है कैसे निकलेगा। अगर ये चीज़ें भूल भी जाते हो तब भी वहाँ पर बेसिक चीज़ें याद होंगी तो आप सॉल्व कर ले जाओ, ठीक है। इसको भी देख लो एक बार। तो अब बच्चों हम लोग आ जाते हैं फाइनल इक्वेशन पे। फाइनल इक्वेशन क्या है हमारी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन।
इसको सॉल्व करने से पहले बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आपको कोई वैल्यू दे रखी, कोई फंक्शन दे रखा जो कि स्ट्रेट लाइन है, मतलब कि कर्व आपका स्ट्रेट लाइन है। ये जो हम लोगों ने कर्व देखा था कौन सा बच्चों, ये वाला वेलोसिटी टाइम कर्व, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन केस में कैसा आ रहा है बच्चों, इस कर्व का यूज़ बहुत होगा बच्चों, बार बार यूज़ हो रहा है। देखो है, ये आ रहा है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, VRE, ठीक है। अब बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। एवरेज वेलोसिटी हमें पता है, एवरेज वेलोसिटी होती है फाइनल पोजीशन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ये हमें पता है। और डेल्टा एक्स बच्चों अभी हमने बताया कितना था, एक्स माइनस एक्स नॉट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, अपॉन टाइम डेल्टा टी टी है, यानी 0 से टी बढ़ रहा है ना, इसलिए डेल्टा टी हो गया। ये तो हो गया बच्चों एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर ये इक्वेशन फर्स्ट ना मानो। अब एक काम करो, x माइनस एक्स नॉट यहाँ से निकालो, x माइनस एक्स नॉट, ये क्या हो जाएगा, v बार इंटू टी, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इस पे बच्चों अभी मैं चर्चा करूँगा थोड़ी, मतलब ये बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, मैथ आपको समझ में आएगी, मैथ दिखेगी। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, जिस केस में वेलोसिटी टाइम कर्व जो है वो एक स्ट्रेट लाइन बना हुआ है, देखो स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, इस केस में जो एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी वो होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। कहोगे सर ये तो हमें पता है, दो नंबर्स का एवरेज निकालना हो तो क्या करते हैं, उन दोनों को जोड़ देते हैं, डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। बच्चों ये हर केस में अप्लीकेबल नहीं होता है, ये तभी अप्लीकेबल होता है जब उन नंबर्स को जोड़ के एक स्ट्रेट लाइन बन जाए। कहोगे सर स्ट्रेट लाइन बन जाए मतलब मैं अभी समझाऊंगा। वेलोसिटी टाइम कर्व जब एक स्ट्रेट लाइन होगी, जो कि होगी ही क्योंकि हमारा केस ही कांस्टेंट एक्सेलरेशन का, उस केस में एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2 होती है। ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख देंगे, बात समझो, रखते हैं, इसको देख लो एक बार। हाँ, तो वैल्यू पुट करते हैं, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। अब इस इक्वेशन से हमको टाइम को हटाना है, और हम जानते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम जानते हैं कि v होता है u प्लस ए टी के बराबर, होता है कि नहीं। तो यहाँ से टाइम कैलकुलेट करो, तो u को उधर ले जाओ, v माइनस यू, और a को नीचे ले आओ, तो ये टाइम क्या हो जाएगा बच्चों, v माइनस यू अपॉन ए, हो जाएगा कि नहीं। ये वैल्यू बच्चों हम इसमें रख देंगे, ये वाली इक्वेशन में। तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 इंटू वी माइनस यू अपॉन ए, हो जाएगा कि नहीं। ये 2 इंटू ए, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, और ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, ये लिखा हुआ है a प्लस बी ए माइनस बी, वी प्लस यू, इसको ऐसे भी तो पढ़ सकते हो, v प्लस यू वी माइनस यू, तो a प्लस बी ए माइनस बी, ये क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a एक्स माइनस एक्स नॉट, ये हो जाएगा कि नहीं। ये 2a को मल्टीप्लाई कर दो इससे, और यू स्क्वायर को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एक्स माइनस एक्स नॉट। ये है बच्चों आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आपको 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़नी है, जिसमें तीनों मैं आपको अभी समरी में बता दूंगा क्या क्या है। पहले आप इसको देख लो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकाली, इस पर अभी मैं चर्चा करूंगा थोड़ी देर बाद, इस पॉइंट पे कि कैसे कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में अगर आपको रटना हो, मैं कहता हूं रटना तो कुछ चाहिए ही नहीं, रटना कुछ नहीं चाहिए, हर चीज़ पे क्यों आना चाहिए आपका कि भैया दो नंबर्स का एवरेज दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 कर तो देते हैं, लेकिन यहाँ पर वो क्यों कर रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2, देखो दो नंबर को जोड़ा डिवाइड बाई 2 कर दिया। अगर 3 नंबर का एवरेज लेना होता था तो क्या करते थे, तीनों नंबर का सम डिवाइडेड बाई 3। तो एवरेज की डिफिनेशन क्या होती थी,
सम ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, ठीक है, कितने नंबर हैं उसमें। यहाँ पर वो क्यों कर रहे हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे, पहले पूरी कहानी समझ लो। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में v बार हो गया u प्लस वी बाई टू, इसको सॉल्व करा हम लोगों ने पूरा, तो हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी आ गई। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज़ समझते हैं, क्या समझते हैं, पहले हम इन इक्वेशंस को एक साथ लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन हमारी क्या आई बच्चों, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, आ गई कि नहीं आई, बिल्कुल आई। दूसरी इक्वेशन हमारी आई, क्या आई, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरी इक्वेशन बच्चों हमारी क्या आई, तीसरी इक्वेशन आई v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एक्स माइनस एक्स नॉट। ये आई थी कि नहीं आई थी इक्वेशन, यही आई थी बच्चों। ये आपको भी याद करनी पड़ेंगी, ये याद अपने आप हो जाएंगी, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब बच्चों इन इक्वेशंस में क्या है, पहली इक्वेशन में देखो कहीं पर भी डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा, तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि इनिशियल वेलोसिटी इनमें से कोई वैल्यू दे रखी हो और कोई निकालनी हो, तो ये सॉल्व कर सकते हो। अगर मान लो आपको डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन पूछी जाए तो सेकंड इक्वेशन यूज कर सकते हो। अगर टाइम ना दिया हो, सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दिया हो और पोजीशन मतलब पूछा हो या इनमें से कोई एक वैल्यू दे रखी हो लेकिन टाइम का जिक्र ना हो, तो थर्ड वाली यूज कर सकते हो। मतलब बेस्ड ऑन कैसी कंडीशन है आप इन तीनों में कोई भी यूज कर सकते हो, बस कंडीशन एक ही होती है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन होना चाहिए। अब बच्चों इन इक्वेशन से हम एक चीज और पता लगा सकते हैं कि जो हमें कर्व मिल रहे हैं उनका शेप कैसा है। देखो मैंने पहले वाले के केस में बता दिया, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो v डिपेंड्स अपॉन t। देखो कहीं ना t की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं डिपेंड कर रहा है, t टू द पावर, ये ऐसे लिख देता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा, इसको कहीं लिख लेना शॉर्ट में, v डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट पावर ऑफ t, ऐसे लिख दूं या हाँ फर्स्ट पावर ऑफ t, फर्स्ट पावर ऑफ t, ठीक है। अब इस इक्वेशन में आ जाओ, यहां देखो पोजीशन जो है टाइम के साथ कैसे डिपेंड करे। अब कहोगे सर यहाँ पे तो 1 पावर है, जो मैक्सिमम पावर है वो देखो टाइम की कितनी पावर है 2। यहाँ पर देखो x माइनस एक्स नॉट डिपेंड अपॉन टाइम पर तो सभी डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन कैसे डिपेंड कर रहे हैं वो देखते हैं, टी स्क्वायर। अब बच्चों समझते हैं कि ये जो हम लोग इतनी देर से कर्व देख रहे थे, कौन कौन से कर्व, सबसे पहले पहुंच जाते हैं ये वाले, वेलोसिटी टाइम और पोजीशन टाइम। पोजीशन टाइम कर्व एक ऐसा कर्व क्यों मिलता है ये अब समझो, क्योंकि पोजीशन टाइम की 2 पावर पे डिपेंडेंट है, टाइम स्क्वायर पे डिपेंडेंट, और हम जानते हैं कि जब भी कोई वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल के स्क्वायर पे डिपेंड करता है तो वो लगभग कर्व उसका पैराबोला शेप का आता है, पैराबोला शेप का। और वेलोसिटी टाइम पर 1 पावर पे डिपेंड कर रही है, इसका मतलब कि ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन, इसलिए यहाँ पर एक लाइन आ रही है कि टाइम जैसे जैसे चेंज होगा वेलोसिटी वैसे चेंज होगी जैसे एक लाइन पे वाई एक्स के साथ चेंज होता है, बात समझे। अब यहाँ पर पैराबोला वाली चीज़ मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, हो सकता है भूल गए हो या आपने वो लेक्चर ही ना देखा हो जिसपे मैंने ज्योमेट्री समझाई थी, वो कार्टेशियन और कोऑर्डिनेट सिस्टम और दुनिया भर का मैंने सब बता रखा था। देखो ये तो आप समझ गए हो कि ये होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से आपने कंपेयर कर दिया, जहाँ y इज इक्वल टू वी है और x की जगह पे t है, बाकी u और एक्सेलरेशन एम ओ सी की जगह पर है। x नॉट डिपेंड अपॉन टी स्क्वायर। बच्चों एक आपने इक्वेशन ऑफ पैराबोला देखी होगी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला बच्चों क्या होती थी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ऐसे थी। या यहाँ पर एक काम मैं कर देता हूँ, हाँ x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और इसका कर्व कैसा बनता था बच्चों, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का, ये ऐसे बनता था कि नहीं बनता था, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। यहाँ पर मैं बताना ये चाह रहा हूँ बच्चों कि देखो x की जगह पे यहाँ पर टाइम रख दो तो टाइम का स्क्वायर हो गया, y की जगह पर यहाँ पर v रख दो तो v, ये a एक्सेलरेशन नहीं है, कोई कांस्टेंट है, तो इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में मैं ऐसे लिखूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, x स्क्वायर इज इक्वल टू cy, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो यानी जब भी पावर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की 2 होगी
यहाँ पर टाइम की पावर 2 है जो कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो हमें पैराबोला टाइप का कर्व मिलेगा, मतलब वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, वो ऐसा कुछ कर्व होगा। इसीलिए देखो बच्चों, जब हम पोजीशन टाइम कर्व ड्रॉ कर रहे हैं तो वो कैसा बन रहा है, वो ऐसा बन रहा है। इसी का एक पार्ट है वो, मान लो ये वाला हिस्सा, बात समझे, एक्स नॉट से कहाँ जा रहा है, एक्स से जा रहा है, क्योंकि पोजीशन टाइम की 2 पावर पे डिपेंड कर रही है, इसीलिए पैराबोला बन रहा है। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन इसलिए बन रही है क्योंकि जो वेलोसिटी है वो टाइम की 1 पावर पे डिपेंड कर रही है। बात समझ रहे हो, यहाँ पर 1 पावर लिखो, फर्स्ट पावर क्या होता है यार, अंग्रेजी लिखो, 1 पावर ऑफ टी। ठीक है, ये तीनों इक्वेशन समझ में आ गई, कर्व क्यों वैसे बन रहे हैं ये समझ में आ गया, सब कुछ लगभग समझ में आ गया आपको। इसके बाद एक मेथड और देखेंगे। देखो ग्राफिकल मेथड से तो आपने निकाल लिया, अब हम कैलकुलस वाला मेथड समझते हैं कि उससे कैसे निकालते हैं, वो और आसानी से निकल जाता है, उसमें इतना ज़्यादा हमें एरिया वेरिया कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये देख लिया है ना बच्चों सारा कुछ, कहाँ से स्टार्ट करा था हम लोगों ने, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशंस, यहाँ से स्टार्ट करा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फिर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे गए, फाइनली हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करी, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने डिराइव करी यहाँ से। ठीक है, ये वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2x, जिनकी समरी लिखी हुई है वहाँ पर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये मैंने कहानी बताई है कुछ। अब बच्चों देखते हैं कैलकुलस मेथड, बहुत सिंपल है बच्चों, तुरंत समझ जाओगे। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं फर्स्ट इक्वेशन। कहोगे सर इसकी ज़रूरत क्यों है? बच्चों ज़रूरत इसलिए है क्योंकि कैलकुलस ने जीवन बहुत आसान कर दिया है, ये ना होता तो सब कुछ ना होता भी। ये क्या लिख रहा हूँ मैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मेथड लिख रहा हूँ, मोशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ। बच्चों कैसे डिराइव होगा, आपको पता है कि एक्सेलरेशन कितना होता है, एक्सेलरेशन होता है a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, होता है कि नहीं होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर मैं डी टी को इधर ले जाऊं तो डी वी क्या हो जाएगा, a इंटू डी टी। अब बस करना कुछ नहीं, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देना है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, इंटीग्रेट कर दो। अब इंटीग्रेशन नहीं देखा है बच्चों तो वो लेक्चर जरूर देख लेना, बेसिक मैथमेटिक्स की मैंने पूरी सीरीज़ बनाई है, सिर्फ फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने 19 लेक्चर बना दिए हैं, ताकि ये ना हो कि मुझे ये पता नहीं, कहीं पर आ जाए पॉलीगन क्या होता है वो भूल चुके हैं, ये सब बच्चे भूल जाते हैं, मैं खुद भूल जाता हूँ। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। अब बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, आप इंटीग्रेट तो कर दोगे, इंटीग्रेट कर दिया डी वी इज इक्वल टू ए डी टी कर दिया, लेकिन यहाँ पर एक कैच है। कैच क्या है बच्चों कि इंटीग्रेशन जब भी करते हैं तो हम एरिया अंडर द कर्व ही निकालते हैं, वही हमने ग्राफिकल मेथड में भी करा था। लेकिन बस यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि इंटीग्रेट तो कर रहे हो, लिमिट क्या होगी इसकी, लिमिट मतलब कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट, क्या इन्फिनिटी तक करते जाओगे। हमें पता है कि वेलोसिटी 0 से जब टाइम, यहाँ पर देखो dt के साथ, d के साथ क्या लगा हुआ है, टाइम, तो इसका मतलब इंटीग्रेट हम टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टाइम कहाँ से कहाँ वेरी हो रहा है, 0 से t, तो वेलोसिटी ये जो d के साथ v लगा हुआ, इसका मतलब वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है। वेलोसिटी कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है, u से v हो रही है कि नहीं, इनिशियल से फाइनल, यही तो हो रहा है। अब जब आप दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है, dx, x ही होता है, मतलब d के साथ जो लिखा हुआ, तो इंटीग्रेशन ऑफ dv ये हो जाएगा v, और इसकी लिमिट क्या है बच्चों, इनिशियल से फाइनल u से v इज इक्वल टू। अब देखो बच्चों कोई भी कांस्टेंट अगर लगा हुआ है, एक्सेलरेशन क्योंकि कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये हमारा पहला से एजम्पशन है, सिंस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a, और इंटीग्रेशन ऑफ dt तो वो टाइम ही हो जाएगा t, और इसकी लिमिट क्या है बच्चों, 0 से t। ये वैल्यू रख दो लिमिट की, लिमिट जब इंटीग्रेशन में रखते हैं तो कैसे रखते हैं, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, यानी कि फाइनल वैल्यू रखो v में, तो v में v रखा क्या हो जाएगा, v माइनस u रखो इसमें, मतलब जो वैल्यू यहाँ रखी होती है वैल्यू उसको अंदर रख देते हैं। अंदर कैसे रखते हैं, जो भी वेरिएबल हो उसमें वो वैल्यू रख दो, तो v की जगह v रख दिया, और v की जगह फिर से रखो u, तो ये u हो जाएगा इज इक्वल टू a, t की जगह अपर लिमिट में t रखा तो t ही रहा, लोअर लिमिट में हमने 0 रखा तो t इंटू 0 0 हो जाएगा कि नहीं, तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, ये u को उधर ले जाओ तो ये u प्लस ए टी हो गया,
देखो इक्वेशन आ गई हमारी, यही तो थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, कितनी आसानी से आ गई कि नहीं, देखा। अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करते हैं। ये बहुत आसान था बच्चों, जल्दी से कर लोगे अगर इंटीग्रेशन आता है। नहीं भी आता होगा तो यहाँ कोई बहुत कठिन इंटीग्रेशन नहीं करा है हम लोगों ने, इसको डिफरेंशिएशन को तोड़ दिया, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बच्चों, ये भी देख लेते हैं कैसे डिराइव होती है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये कैसे डिराइव करेंगे, बहुत सिंपल है बच्चों। यहाँ पर क्या है बच्चों, हम जानते हैं v इज इक्वल टू क्या होता है, dx अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन कह दो यहाँ पर, ठीक है। अब dt को उधर ले जाओ, dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इंटू dt हो जाएगा कि नहीं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझनी है, हमको पता है सिंस इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये वैल्यू बच्चों हम इसमें रख देंगे ये वाली इक्वेशन में, तो ये dx क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी इंटू डी टी हो जाएगा कि नहीं। अब एक चीज़ समझते हैं, इंटीग्रेट तो हम करेंगे लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है कि नहीं, बिल्कुल है। और इनिशियल वेलोसिटी ये गिवन है मतलब कि ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये भी हमने दे दी कि वेलोसिटी चेंज, जो इनिशियल वेलोसिटी आपको दी जाएगी कि भाई इतने वेलोसिटी से चल रहा था, बाद में क्या होगी वो तो चेंज होगी, तो u भी तो कांस्टेंट है, u टाइम के साथ इंटीग्रेट नहीं होगा, बात समझो। फाइनल वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो हमने टाइम के रिस्पेक्ट में लिख ली है पहले ही, v टाइम का फंक्शन तो है, v टाइम पर डिपेंड कर रही है लेकिन ऐसे डिपेंड कर रही है। अब हम क्या करेंगे, इसको दोनों साइड इंटीग्रेट करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि पोजीशन कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है। इनिशियल पोजीशन थी x0 और फाइनल होगी x dx इज इक्वल टू, ये टाइम से मल्टीप्लाई, ये यहाँ पर क्या करो u प्लस ए टी इंटू डी टी, और ये इंटीग्रेट कर दो टाइम 0 से t, टाइम तो 0 से t ही बढ़ रहा है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x होता है, बिल्कुल होता है, और ये हो जाएगा x0 अपॉन x0 और अपर लिमिट हो जाएगी x u। अब इंटीग्रेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो फंक्शन जब एक साथ लिखे हो तो उनका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ता है, अलग अलग कर सकते हैं हम इसको। ये यहाँ पर लिख लो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t u डी टी प्लस ए टी 0 से t dt, इसको इंटीग्रेट करो बच्चों, ये क्या हो जाएगा बच्चों, u एक कांस्टेंट है क्योंकि u एक गिवन वैल्यू है, 0 से t dt हो जाएगा कि नहीं, और यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है प्लस एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अंदर बचा 0 से t dt, हुआ कि नहीं। यहाँ अपर लिमिट लोअर लिमिट रख सकते हो, तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन ऑफ dt ये तो t ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक होंगी, 0 से t। यहाँ पर आ जाओ, अब आपको पता होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx क्या होता है, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन होता है कि नहीं होता है। याद करो फॉर्मूले बच्चों इंटीग्रेशन के याद होने चाहिए, इसीलिए मैंने इंटीग्रेशन इतनी मेहनत से पढ़ाया था, जाके देख लो बच्चों, इससे ज़्यादा इंटीग्रेशन नहीं यूज़ होना है कहीं भी। अब यहाँ पावर t की कितनी है, 1, तो ये t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t की पावर 1 प्लस वन अपॉन 1 प्लस वन, यानी कि t स्क्वायर बाई 2, यही तो हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2। और ये लिमिट कितनी है इसकी, 0 से t, ये लिमिट्स की वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा u ब्रैकेट में t माइनस 0 हो जाएगा कि नहीं, प्लस a, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल करते हैं ना, ये 2 बाहर आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है। अपर लिमिट रखो t की तो ये टी स्क्वायर ही रहेगा, लोअर लिमिट रखो तो 0 हो जाएगा। तो ये देखो क्या हो गया, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही तो देखो x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू आ गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो बच्चों यही तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है और वही हम लोगों ने डिराइव कर ली। देखो इसको देख लो एक बार, बहुत सिंपल था बच्चों, ये कुछ नहीं है इसमें, 2 मिनट में सॉल्व कर लोगे अगर इंटीग्रेशन थोड़ा सा भी आता है तो।
आता ही है यार, इतना पढ़ाया, 19 लेक्चर बना दिए मैंने, आधा आधा एक एक घंटे के, इसीलिए ताकि आगे चल के फिजिक्स में आपको दिक्कत ना हो मैथ्स की वजह से। ठीक है बच्चों, ये समझ गए। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी जल्दी से डिराइव कर लेते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलस की हेल्प से कैसे करेंगे, इसमें थोड़ा सा आपको ट्रिक लगानी पड़ेगी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, देखो बच्चों, हमें पता है कि एक्सेलरेशन होता है dv अपॉन dt, बिल्कुल पता है। अगर हम ऊपर और नीचे dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा dv बाई dx बाई dt। कह दो कि सर इससे कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि dx अगर कैंसिल हो गए तो dv बाई dt में ही कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो वही बात हो गई कि 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड कर दो, तो बात तो वही, बिल्कुल बात वही है। लेकिन यहाँ पर हमें क्योंकि अपनी सूटेबिलिटी के लिए इसको किसी और चीज़ में कन्वर्ट करना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, हमें टाइम को हटाना है। तो अब देखो, हम जानते हैं सिंस v क्या होता है, dx अपॉन dt होता है कि नहीं, v dx अपॉन dt होता है। ये वैल्यू इसमें रख दो, ये वैल्यू, देयरफॉर a इज इक्वल टू, ये 3 पॉइंट जो होते हैं उल्टे, ये सिंस होता है, ये देयरफॉर होता है। अगर सीधे पॉइंट लगा दो तो ये v dv अपॉन dx हो गया कि नहीं हो गया, ये देखो आ गया। v वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और पोजीशन के रेस्पेक्ट में आ गया, टाइम हट गया। बस हमने अगर ये कर दिया तो सब सॉल्व हो जाएगा। अब a इंटू dx को उधर ले जाओ, v dv ऐसे लिखा रहने दो, ठीक है। दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेट करो। लेकिन इंटीग्रेट करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना, v की वैल्यू कितनी है, v हम जानते हैं कितना है, सिंस v इज इक्वल टू क्या है, हाँ नहीं, इसको ऐसे लिखो, v dv इज इक्वल टू, इसको LHS में ले आओ और ये RHS में रहने दो, ठीक। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा, वेलोसिटी कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है। देखो कुछ बच्चे कंफ्यूज ये होंगे कि सर यहाँ पर आपने v लिख रखा है, लेकिन इंटीग्रेट भी आप u से v कर, बच्चों यहाँ v का मतलब सिर्फ वेलोसिटी से, यानी एक वेरिएबल जो बदल रहा है, यानी एक ये y है, इसको y मानो, y इज इक्वल टू x mx प्लस c करके जैसे होता है, तो ये y है, इधर x लिखा हुआ। ये वैल्यू कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है, ये हो रही है इनिशियल वेलोसिटी u से फाइनल वेलोसिटी v में, v dv हो रहा है कि नहीं। और पोजीशन कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है x0 से x, जाहिर सी बात है। अब इसको सॉल्व करो, देखो v dv x dx, x का इंटीग्रेशन कितना होता है, x स्क्वायर बाई 2, तो v का कितना हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन 2, और इसकी लिमिट क्या होगी बच्चों, u से v इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होगा, x ही होगा, तो यहाँ पर x और इसकी लिमिट क्या होगी, x0 से x। लिमिट बच्चों रखना हम कई बार देख चुके हैं कि अपर लिमिट पहले रखो फिर लोअर लिमिट, तो v स्क्वायर में v रखोगे तो v ही स्क्वायर हो जाएगा, माइनस v में u रखोगे तो u स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में 2 तो कॉमन नहीं रहेगा सब में, इज इक्वल टू a, x में पहले अपर लिमिट तो x माइनस लोअर लिमिट x0, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो, u स्क्वायर उधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a x माइनस x0। यही तो बच्चों हम लोगों की थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी। देखो निकाल दी हम लोगों ने कैलकुलस की मदद। कैलकुलस से थोड़ा आसान हो जाता है इसलिए क्योंकि आपको वो दुनिया भर का कर्व और ये सब नहीं देखना पड़ता है, ठीक है। देखो कितना आसान है, ये देख लिया हो तो फिर एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। देखा, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है बच्चों, एक चीज़ और जानते हैं कि इफ़, एक केस है, केस क्या है, केस ये है, इफ बॉडी इन मोशन starts from origin itself। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया ये जो स्ट्रेट लाइन जिसमें मोशन हो रहा था, अभी हमने ये देखा कि एट t इज इक्वल टू 0 पे x0 था पोजीशन, यानी कि t इज इक्वल टू 0 जहाँ से आप टाइम से देख रहे थे वो ओरिजिन नहीं थी, वो कोई पोजीशन थी, x0 थी, यहाँ से मोशन हम ऑब्जर्व कर रहे थे। लेकिन अब हमने क्या कह दिया कि भैया हम ओरिजिन से ही मोशन स्टार्ट करें, यानी x0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, हम ओरिजिन से देख रहे हैं। तो एक चीज़ और समझते हैं कि जब हम ओरिजिन से देखेंगे तो x माइनस x0 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा,
हो जाएगा कि नहीं, डेल्टा एक्स, और इस केस में ये डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा कि नहीं। कहोगे सर ये क्या बता रहे हो, बिल्कुल बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। अगर आप ओरिजिन से ही अपना मोशन देखोगे तो किधर भी जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, अगर उस डायरेक्शन में जा रहे हो मोशन चेंज नहीं कर रहे हो, देखो क्योंकि एक्सेलरेशन या तो उधर हो रहा है इधर हो रहा है, क्योंकि कांस्टेंट है, बात समझो, या तो प्लस है तो प्लस ही है, माइनस है तो माइनस ही है, तो जाओगे तो उधर जा रहे हो, वेलोसिटी है तो उधर है या इधर है, ठीक। तो मैं क्या कह रहा हूं कि इस केस में डेल्टा एक्स जो होगा एक्स माइनस एक्स नॉट वो एक्स हो जाएगा, जो कि डिस्टेंस के बराबर हो गया, यानी टाइम टी में डिस्प्लेसमेंट नहीं रह गया, मतलब कि एक्स नॉट से एक्स ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब क्या है, ओरिजिन से नाप रहे हो, एक्स नॉट जीरो हो गया, तो जितना भी चल रहे हो वो सब क्या है, डिस्टेंस। ये बात आपको जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तब समझ में ज्यादा आ जाएगी। उस केस में बच्चों इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या हो जाएंगी, ऑब्वियस ही बात है, हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो पहली वाली में तो पोजीशन आती ही नहीं है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी रहेगी। सेकेंड वाली क्या हो जाएगी बच्चों, x माइनस एक्स नॉट होता था ना, तो वो x हो जाएगा, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। और थर्ड वाला पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, v स्क्वायर इज इक्वल टू थर्ड वाली इक्वेशन u स्क्वायर प्लस 2a x माइनस एक्स नॉट की जगह x, जहां पर x है डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम t, टाइम तो हमें t ही है, क्योंकि हमने मोशन अब ओरिजिन से ऑब्जर्व करना चालू कर, हम ओरिजिन से चले हैं, हम किसी पोजीशन पे नहीं थे टाइम t इज इक्वल टू जीरो पर, हम ओरिजिन पर ही थे, एट t इज इक्वल टू जीरो एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो। बात समझ गए, बहुत सिंपल सा है। अगर यहाँ से ऑब्जर्व करा होता तो ये कोई पोजीशन x होती, अब हमने यहाँ से ऑब्जर्व करना चालू करता तो एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो हो गया। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है, ये समझ गए होगे। एक चीज़ देख लेते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बहुत जल्दी से, आसान सा क्वेश्चन है ये, इसलिए ताकि आपको समझ में आ जाए। जो अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रीचेज अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड्स, फाइंड एक्सेलरेशन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकेंड्स, एज्यूम द मोशन टू बी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। ये तो मान ही लिया, बहुत सिंपल है बच्चों, इसका बस फॉर्मूले आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन आती होंगी कर दोगे। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, इसका मतलब जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी होगी, जीरो होगी कि नहीं, कोई चीज़ रुकी हुई है टाइम t इज इक्वल टू जीरो पर, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो रेस्ट ही होगी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, और कितने टाइम में है, टाइम इज इक्वल टू है 2 सेकेंड, है कि नहीं। और रेस्ट से स्टार्ट कर रही है तो हम मान ले रहे हैं कि जो इनिशियल पोजीशन है वो भी जीरो है, मान क्या लेना, ऐसा कुछ दिया तो है नहीं उसमें, रेस्ट से स्टार्ट कर रही है तो मोशन भी हम रेस्ट से ही ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब हमने स्टार्ट करा चलना तब से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन के लिए हम पहली इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, फ्रॉम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, u दे रखा है, v दे रखा है, टाइम दे रखा है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो हम पहली वाली यूज करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो v की जगह है 4, u है हमारा 0, एक्सेलरेशन निकालना है, टाइम है 2, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट इसकी ये होगी, क्योंकि देखो वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड और टाइम भी सेकेंड में, तो एक आंसर तो आपका ये आ गया, पहला वाला आपका ये आ गया। दूसरा क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकेंड। अब ये बच्चों बताओ, इसको दो तरीके से कर सकते हो, कैसे दो तरीके से कर सकते हो। एक तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम, सेकेंड वाला पोर्शन कर रहा हूं मैं, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एक्स क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है कि नहीं। एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं, u की वैल्यू 0 है तो ये हो जाएगा 0 इनिशियल वेलोसिटी, हाफ एक्सेलरेशन कितना आया बच्चों, एक्सेलरेशन आया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है, टाइम है 2 स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लो तो आ जाएगा 4, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 मीटर्स आ जाएगा। यानी जो आपकी कार है वो 2 सेकेंड में कितना चल देगी, वो चल देगी 4 मीटर, और उसका एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो एक तो बच्चों ये वाला हमने इस मेथड से कर लिया क्योंकि हम एक्सेलरेशन पहले निकाल चुके थे। एक डायरेक्ट मेथड इससे भी कर सकते हैं, किससे, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आप समझ में आ रहा होगा कि अलग अलग इक्वेशंस हमने निकाली क्यों, एक ही से क्यों नहीं काम चलाया।
फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बच्चों, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, ये है कि नहीं है। वी स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी है 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यू है 0 आपका, प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन हमने 2 निकाल लिया है, अभी निकाला है, इसकी वैल्यू हम इसमें रख देंगे, ये सॉल्व कर लेंगे तो x कितना आ जाएगा, x देखो ये 2 2 ज़ा 4, उधर 4 स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा 4 मीटर। देखो दोनों से आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, इससे भी और इससे भी। देख लो इसको एक बार। ये बच्चों बहुत, अब आप कहोगे सर इतने सिंपल न्यूमेरिकल क्यों लगवा रहे हो कि बस वैल्यू दे रखी है y इक्वल टू 2x प्लस 3 में x की वैल्यू दे रखी है, y निकालना, ये क्या है। देखो बच्चों ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, अभी न्यूमेरिकल हम लोग के जब स्टार्ट होंगे ना तब दिमाग घूमेगा, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल्स यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। न्यूमेरिकल्स के अलग लेक्चर है, उनमें हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कम से कम 30-35 न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बच्चों मोशन में, और वो ऐसे न्यूमेरिकल होंगे जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसे न्यूमेरिकल नहीं लगवाऊंगा भाई, परेशान मत हो। हाँ देख लो इसको एक बार। सॉरी, ये एक बच्चों टॉपिक है, थोड़ा सा ये भी देख लो कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताओ भैया टीएथ सेकंड में डिस्टेंस कितनी चलेगी, मतलब कहने का ये है कि मान लो आप यहाँ पर हो कहीं ओरिजिन पे आप चलना चालू करते हो, और मैं कहता हूँ कि आप बताओ कि आप जब पूरे टी सेकेंड्स आपने चला, पूरा टी सेकेंड्स आप चले, आप इस पोजीशन पे यहाँ पे पहुँच गए। अब मैं आपसे कहूँ कि जो सेकंड ये टाइम बढ़ा है आपका, कैसे बढ़ा होगा, 0 से 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, फिर फाइनली टी सेकेंड, तो यानी टी सेकेंड में आप वहाँ पहुँचे। अब मैं ये कहूँ कि बताओ किसी एक पर्टिकुलर सेकेंड में आप कितना चले हो, यानी भाई जाहिर सी बात है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि टोटल ड्यूरेशन टाइम है 5 सेकेंड्स, यानी कि 5 सेकंड का मोशन करा आपने, और मैं आपसे कहूं कि 5th सेकंड में बताओ कितना चले। 5th सेकंड यानी 4 से जब 5 में पहुंचे, भाई टाइम बढ़ा होगा, कैसे बढ़ा होगा, 0 से पहले 1 सेकंड हुआ होगा, 2 सेकंड हुआ होगा, 3 सेकंड हुआ होगा, 4 सेकंड हुआ होगा, तो अब बताओ कि 5th सेकंड में कितना चले, तो वही यहां पर बच्चों निकालना है। तो सबसे आसान तरीका ये होता है बच्चों कि अगर मैं ये निकाल लूं कि टाइम t इज इक्वल टू 0 से t-1 सेकेंड में कितना चली, और t इज इक्वल टू 0 से t सेकेंड में कितना चली, मतलब बात समझो कि आप भैया t सेकेंड में यहां आ गए हो, तो t-1 सेकेंड में कहां पहुंच गए, उससे कुछ पहले ही तो हो गए, ये t-1 सेकेंड और ये t सेकेंड, तो t-1 सेकेंड और t के सेकेंड के बीच की जो दूरी होगी यही तो 1 सेकेंड का डिफरेंस है ना। t-1 यहाँ पे पहुँचे और t सेकेंड में यहाँ पे पहुँचे, ओरिजिन से चले t-1 सेकेंड में यहाँ पे पहुँचे और t सेकेंड में यहाँ पे पहुँचे, तो हमसे इस 1 सेकेंड की डिस्टेंस पूछ रहा है, बताओ इस 1 सेकेंड में कितना चले, यानी कि इस टीएथ सेकेंड में कितना चले, बात समझ रहे हो, इस टीएथ सेकेंड में कितना चले, पर्टिकुलर सेकेंड में कितना चले। तो बहुत सिंपल है, क्या कर लेते हैं हम लोग, ये कहानी समझ गए हो ना, ये हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से ही निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो, लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टीएथ सेकेंड इज S1 and in t-1 सेकेंड इज S2। हमने क्या मान लिया कि t सेकेंड में जो बॉडी दूरी चल रही है वो S1 है, और t-1 सेकेंड में जो दूरी चल रही है वो S2 है। यानी कहने का मतलब है 5 सेकेंड में जो दूरी चली वो S1 और 4 सेकेंड में जो दूरी चली वो S2। तो 5 में से 4 घटा देंगे, यानी S2 में S1 में S2 घटा देंगे, तो हमको टीएथ सेकेंड की वैल्यू पता चल जाएगी कि भाई टी वाले सेकेंड में, बात समझ गए होगे तुम लोग कि टोटल टाइम टी में इतना चली, और जिस सेकेंड में पूछा उससे जस्ट एक पहले वाले जो टाइम है t-1 सेकेंड जो है
उसमें इतना चली, इन दोनों को घटा देंगे तो हमको वो फाइनल जो टाइम टीएथ सेकेंड है उसमें दूरी पता चल जाएगी। तो लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टीएथ सेकेंड इज इतना एंड इन टी माइनस वनथ, ये इसको ऐसे लिख देते हैं, टी माइनस वनथ सेकेंड इज S2। तो S1 की वैल्यू बच्चों क्या आएगी, अभी हम लोगों ने इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखी, तो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखी, तो वहां से हमको पता चलेगा कि S1 जो है, S1 यानी t सेकेंड में दूरी हुई चली गई दूरी, वो क्या होगी ut प्लस हाफ at स्क्वायर हो जाएगी कि नहीं। और S2 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, t माइनस वनथ सेकेंड में, तो t की जगह वो रख दो t माइनस वन प्लस हाफ a t माइनस वन का होल स्क्वायर, यही तो होगा कि नहीं होगा। और हम जानते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल इन टीएथ सेकेंड, लेट डिस्टेंस इन टीएथ सेकेंड मतलब उस पर्टिकुलर टाइम में, उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में वो कितनी होगी, उसको एस टी मान लेते हैं, वो हो जाएगी टी सेकेंड में चली गई दूरी माइनस उससे 1 सेकेंड पहले चली गई दूरी कितनी है, उससे 1 सेकेंड पहले जो टोटल ड्यूरेशन है उसमें, मतलब 5वें सेकंड में पूछा गया तो हमने पहले 5 सेकंड की टोटल निकाल ली, फिर 4 सेकंड की टोटल निकाली और माइनस कर दिया, यही हमको यहाँ पर करना है, वैल्यू रख दो। तो ये हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस यू टी माइनस वन प्लस हाफ ए टी माइनस वन का होल स्क्वायर। बच्चों इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व तुम लोग खुद ही कर लो, मैं यहाँ पर बहुत आसानी से बता देता हूँ इसको। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ऐसे लिखा रहने दो, इसको कर सकते हो, मैं दे भी सकता था, चलो मैं करवा दे रहा हूँ। ये माइनस साइन है, ये यू टी से मल्टीप्लाई करोगे तो यू टी हो जाएगा और बाहर का माइनस, तो ये माइनस का यू टी हो जाएगा कि नहीं। और ये u है, अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस का u होगा, ये बाहर माइनस है तो ये प्लस का u हो जाएगा कि नहीं, मल्टीप्लाई होकर देखो u इंटू माइनस वन, माइनस का u इंटू माइनस प्लस का u हो गया। और यहाँ पर एक काम करो, इस t माइनस वन के होल स्क्वायर को खोलो तो प्लस a बाई टू ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा कि नहीं। अब ये ut और ut कैंसिल हो गया, ए टी स्क्वायर ए बाई टू को अंदर से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या क्या बचा पहले ये लिख लेते हैं, ए टी स्क्वायर प्लस यू, ये वाला ब्रैकेट खोल दो तो क्या बचा, ए टी स्क्वायर बाई टू प्लस ए बाई टू माइनस ये टू कैंसिल हो जाएगा, ए टी माइनस का ए टी बचा कि नहीं बचा। अब ये ए टी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा ए टी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यू प्लस ए बाई टू प्लस क्या बचा यू प्लस ए बाई टू प्लस ए टी स्क्वायर माइनस ए टी, ये बचा कि नहीं बचा। अब इसमें एक चीज़ यहाँ पर टाइम भी तो था यार, टी स्क्वायर माइनस का ए टी, तो ये हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस का यू टी, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हम लोग, माइनस का वो यू आ गया प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस वन माइनस यू प्लस हाफ ए, ये यार कुछ गलत आ रहा है इसमें, देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, कुछ गलत कर दिया क्या हम लोगों ने। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यार सही तो कर रहे हैं, माइनस का यू टी तो ये माइनस का यू टी ये हो गया, प्लस का यू हो गया, ए बाई टू यहाँ पर रख दिया। अच्छा ये देखो यहाँ पर गलती हो गई, ये बच्चों यहाँ पर माइनस होगा, ये देखो ये माइनस होगा कि नहीं, ये माइनस का अंदर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा ए बाई टू, तो ये कितना हो जाएगा टी स्क्वायर, ये वही मैं कहूँ ये एक्स्ट्रा टर्म कहाँ से आ रहे हैं, ये देखो माइनस का टी, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का ए टी स्क्वायर, और ये प्लस का ए बाई टू नहीं होगा बच्चों, ये हो जाएगा माइनस का ए बाई टू हो जाएगा, और ये माइनस का नहीं होगा, ये हो जाएगा प्लस का। तो देखो ये ए टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या बच्चों, ये हटाओ यहाँ से,
ये सब सॉल्व कर लेना है, ये इतना कोई कठिन नहीं है। u प्लस ए टी माइनस ए बाई टू, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें अगर तो ये हो जाएगा u प्लस, इसमें 1/2 कॉमन ले लो और a बाई टू कॉमन ले लो, a बाई टू 2t माइनस 1। कहोगे सर ये कहाँ से आ गया? देखो बच्चों ये थोड़ा अच्छे फॉर्म में लिखने के लिए मैंने कर दिया, जो जनरल जिस फॉर्म में आप किताबों में देखते हो वो ऐसे ही लिखा होता है। कैसे लिखा होता है? ऐसे। कह दोगे सर इसमें हमने a बाई टू कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर तो 2 था नहीं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस a बाई टू कॉमन लिया तो 1 हो गया। जब मल्टीप्लाई करो अंदर तो देखो यही आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 80 माइनस 1। तो ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? टीएथ सेकेंड में। टीएथ सेकेंड में चली हुई दूरी आती है u प्लस हाफ a 2t माइनस 1। या हाफ a ऐसे मत लिखो, a बाई टू लिखो, a बाई टू ब्रैकेट में 2t में u प्लस हाफ a 2t माइनस 1। ये बच्चों टीएथ सेकेंड में चली हुई दूरी है, इसको देख लो। ये बच्चों याद रखना। देखो होगा क्या कि याद नहीं भी रखोगे तो निकाल लोगे, कि मान लो किसी ने कह दिया कि टोटल मोशन 10 सेकेंड का है, हमें 10th सेकेंड पे बताओ कितना चली, तो 9 सेकेंड निकाल लेंगे, 10 सेकेंड निकाल लेंगे और घटा देंगे, वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर पता होगा तो जल्दी निकाल लोगे, हाफ u प्लस हाफ है 2t माइनस 1। ठीक है, ये टीएथ सेकेंड में चली हुई दूरी। अब बच्चों एक बात मुझे ये करनी थी, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एवरेज वेलोसिटी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में होती है u प्लस वी बाई टू, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई टू। ये आया कहाँ से बच्चों? अगर आपको मैथ वाला लेक्चर ध्यान है तो मैंने बताया था कि कोई भी आपका कर्व हो, कैसा भी कर्व, ऐसे 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 कोई भी कर्व हो, ठीक है, ये मान लेते हैं ये है y इज अ फंक्शन ऑफ x, ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। याद आ रहा है कुछ कि नहीं? नहीं याद आ रहा है तो अभी पता चल जाएगा। अब मैं आपसे कहूँ कि भाई y x पे डिपेंड कर रहा है तो जाहिर सी बात है x की अलग अलग वैल्यू पे y की अलग अलग वैल्यू। अब मैं कहूँ कि एक एवरेज वैल्यू बताओ y की, मतलब y की बहुत सारी वैल्यू होंगी, 1 2 5 10 डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ x, लेकिन कोई एक वैल्यू बताओ जो एवरेज, जो पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करे। यही तो एवरेज की डिफिनीशन होती है कि कुछ वैल्यू उससे ऊपर होंगी, कुछ वैल्यू उससे नीचे होंगी। तो हम करते क्या थे, एवरेज निकालने के लिए कोई एक वैल्यू y की ले लेते थे, मान लेते थे वो क्या है, वो y की एवरेज वैल्यू है, ये y की एवरेज वैल्यू है। एवरेज वैल्यू यानी कि x की हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू लगभग एक जैसी है। बात समझो, कुछ वैल्यू देखो y की नीचे होंगी और कुछ वैल्यू y की क्या होंगी, ऊपर होंगी, और ये एक एवरेज वैल्यू है। जैसे मैं कहूँ एक क्लास में 4 बच्चे हैं, एक का वेट है 20 kg, एक का 30 kg है, एक का 40 kg है और एक का 50 kg है। अब बताओ क्लास का एवरेज वेट कितना है? तो एवरेज वेट करने के लिए आप क्या करते थे, इन चारों को जोड़ देते थे, तो 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट 4। तो देखो हमने क्या करा, 30 प्लस 20 प्लस 50, 50 प्लस 50 100 प्लस 40 140 डिवाइडेड बाई 4। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 4 3 12 4 5 20 35 kg। मतलब क्लास का जो एवरेज वेट है वो 35 kg है। यानी कुछ बच्चे 35 kg से ऊपर के हैं और कुछ बच्चे 35 kg से नीचे के हैं। 40 और 50 35 से ऊपर के हैं और 30 और 20 45 से नीचे के हैं। कहोगे बात तो सर वो समझ में आ गई। अब बात आती है ये हमने करा क्यों, एवरेज निकालने के लिए ऐसा क्यों करा। अगर कोई फंक्शन दे रखा हो जिसमें अलग अलग वैल्यूज़ हों, इसमें एवरेज वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे कि x के करस्पॉन्डिंग y की अलग अलग वैल्यू है, तो कोई एक ऐसी वैल्यू बताओ जिससे कुछ वैल्यू ऊपर हो कुछ वैल्यू नीचे हो। बात समझ गए कि नहीं, बराबरी में। तो हम सिंपल सा एक काम करते थे, काम क्या करते थे भैया, कह देते थे कि y वाला जो कर्व है उसके नीचे का जो एरिया है, ये वाला एरिया, उसको हम इक्वल कर देंगे इस वाले एरिया से। कौन से एरिया से, ये जो कांस्टेंट वैल्यू y की आई है, y एवरेज डिवाइडेड बाई इंटू ये जो x की वैल्यू है, मतलब जो भी ये वैल्यू आए, तो हम कहते थे y एवरेज इंटू x इज इक्वल टू एरिया अंडर द ओरिजिनल कर्व, एरिया अंडर द ओरिजिनल कर्व। ये कह देते थे कि नहीं कह देते थे।
अब हम एवरेज वैल्यू निकाल लेते थे। एवरेज वैल्यू क्या हो जाती थी, एरिया अपॉन एक्स। ये एक्स मतलब ये वाली वैल्यू, जो वैल्यू है ये वैल्यू, बात समझे। आप कहोगे सर ये सब आप बता क्यों रहे हो, अभी मैं समझा देता हूँ क्यों बता रहा था। इससे हमें ये ध्यान आया कि अगर हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला केस लें, कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला, तो हमारा कर्व कैसा आ रहा था, वेलोसिटी टाइम कर्व, एक स्ट्रेट लाइन आ रही थी जो कि u से ऐसे, इनिशियल u था, ये v वैल्यू थी और ये ऐसे था। अब मैंने कहा हमें एक एवरेज वेलोसिटी पता करनी है। भाई ये सब वेलोसिटी ही तो है सारी, ये फंक्शन ऑफ टाइम ही तो है, देखो। और ये टोटल टाइम कितना है, टाइम ड्यूरेशन t है, टाइम एक्सिस पे, टाइम वाली एक्सिस पे टाइम कितना है, t है एक्स एक्सिस पे। तो हमें क्या करना है, इसको बराबर कर देना है, इसके एरिया को किसके बराबर कर देना है बच्चों, एक एवरेज वेलोसिटी जिसको हम v बार माने ले रहे हैं, लेकिन x एक्सिस पे टाइम कितना है, x एक्सिस पे टाइम t ही है। तो इसका एरिया इज इक्वल टू इसका एरिया। बात समझे कि नहीं समझे। ये एरिया कितना है बच्चों, एवरेज वैल्यू का मतलब ही ये होता है कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये एरिया जो आए वो एरिया बराबर होना चाहिए इस एरिया का। तो ये मान लेते हैं ओ ए, ये एरिया क्या था, ओ ए बी डी था, और ये एरिया मान लेते हैं ई एफ जी एच है। तो ये एरिया ओ ए बी डी शुड बी इक्वल टू एरिया ई एफ जी एच होना चाहिए। ये एक ट्रपेजियम है, याद करो अभी में हम लोगों ने डिस्कस करा था। इसका एरिया कितना होगा, सम ऑफ पैरेलल साइड डिवाइडेड बाय 2 इनटू टाइम। और इधर ये रेक्टेंगल, ये तो रेक्टेंगल है ना। एक एवरेज वेलोसिटी का मतलब होती है एक स्ट्रेट लाइन जिसकी वैल्यू कांस्टेंट बनी हुई है टाइम के साथ। एवरेज का मतलब ही ये हो गया कि हम एक वैल्यू लेके चल रहे हैं। तो ये वी एवरेज इंटू ये वी एवरेज इंटू टी, तो ये देखो क्या आ गया, वी एवरेज इंटू टी। टाइम टाइम कैंसिल हो गया दोनों साइड, वी एवरेज क्या आ गई, u प्लस वी बाई टू। इसीलिए बच्चों कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में हम एवरेज वेलोसिटी u प्लस वी बाई टू लेते हैं। देखा बच्चों कितना मज़ेदार था ये, देखा मैथमेटिक्स क्या क्या समझा देती है। यही अगर बच्चों आप ना देखो ना समझो तो क्या रट लो फिर। और मैं पहले भी बोला था कि कुछ रटने वाला नहीं है, सब समझने वाला है, ठीक है। ये डिस्टेंस ट्रेवल इन टीएथ सेकेंड याद रखना। तो हम लोगों ने आज के लेक्चर में बच्चों कौन कौन सी इक्वेशन पढ़ी उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हम लोगों ने पढ़ा x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उस केस में जब इनिशियल पोजीशन 0 है, x नॉट 0 है। और फिर पढ़ा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। फिर हमने पढ़ा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टीएथ सेकेंड, u प्लस हाफ a टू टी माइनस 1। और ये जाना, और क्या जाना, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस वी बाई टू, इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2। ये इतनी चीज़ें हम लोगों ने इस लेक्चर में जानी, बहुत कुछ जान गए बच्चों। इससे ज़्यादा और कुछ जानने का नहीं है। बड़ा छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हम लोग 1-2 लेक्चर में और पढ़ लेंगे, बस ख़त्म, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों ये सब पढ़ लिया हो तो आप न्यूमेरिकल अपने आप भी सॉल्व करना, हम लोग भी सॉल्व करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।